आज जो हम लोग करने जा रहे हैं ये है पैराजम्बल सेंटेंसेस। जंबल सेंटेंसेस, पैराजम्बल सेंटेंसेस, वट एवर बी द नेम सजेस्ट। 5 मार्क्स का कंपलसरी टॉपिक है आपके एग्जाम में, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, एसएससी हो, बैंक हो, ठीक है। ये टॉपिक आपका कंपलसरी है। एसएससी में इसका जो फॉर्म होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में क्या होता है, फर्स्ट सेंटेंस लास्ट सेंटेंस आपको दिया रहता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। आपको बीच के जो 4 सेंटेंस है उन्हें अरेंज करना होता है। जब पैराजम्बल सेंटेंस क्या है, आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, लेकिन स्ट्रेट पैराग्राफ नहीं, एक पैराग्राफ को लगभग 5, 6, 7 इंडिविजुअल सेंटेंसेस में कैटेगराइज किया जाएगा, ठीक है। यानी सेंटेंस 1, सेंटेंस 2, सेंटेंस 3, सेंटेंस 4। लेकिन ये एक स्टोरी फॉर्म करते हैं या एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फॉर्म करते हैं किसी भी चीज के बारे में, आइदर स्टोरी बेस्ड और फैक्चुअल बेस्ड। अब फैक्ट तो कुछ भी हो सकता है, हेल्थ के फैक्ट्स हो सकते हैं, इकोनॉमिकल फैक्ट हो सकता है, बजट का फैक्ट हो सकता है, स्टैटिस्टिकल फैक्ट हो सकता है। स्टोरी में कुछ भी हो सकता है। स्टोरी वी फील मोर कंफर्टेबल विद द स्टोरी। हमें कहानी वाला अगर दिया जाए तो हम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि हम उनको रिलेट कर पाते हैं। कहानी दिया है तो आगे क्या होगा, बाद में क्या हुआ होगा, पहले क्या हुआ होगा, वी कैन रिलेट कर सकते हैं। लेकिन फैक्ट में क्या होता है, यू हैव टू पे मोर अटेंशन। अब पैराजम्बल में क्या होता है, चूंकि सेंटेंसेस ऊपर नीचे होते हैं, आपको अरेंज करना पड़ता है कि कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, उसके बाद कौन सी घटना घटी, नंबर 2, उसके बाद 3 नंबर पे कौन सा इंसिडेंट हुआ, नंबर 3, देन 4, देन 5 एंड देन लास्ट सेंटेंस कम। तो पहले एक सेंटेंस, जैसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, सी आता है, डी आता है, ई आता है, लेकिन आपको पहले में ई दे दिया है, नीचे में ए दे दिया, तो पहले क्या आएगा, ए आएगा, ए के बाद बी फॉलो करेगा, बी के बाद सी फॉलो करेगा, डी एंड लास्ट में ई या एफ फॉलो करेगा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सेंटेंसेस गिवन। कितना, 5 सेंटेंस नॉर्मली दिया जाता है, 6 दिया जाता है बैंक में, कभी कभी 7 भी दिया जाता है, और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच सेंटेंस कम्स फर्स्ट, कौन सा सेंटेंस फर्स्ट होगा, कौन थर्ड होगा, कौन सेकंड होगा, कौन फोर्थ, कौन फिफ्थ, कौन सिक्स सेंटेंस, या लास्ट सेंटेंस कौन होगा, लास्ट सेकंड सेंटेंस कौन होगा। इस तरह के सवाल, आसान सवाल आते हैं। यानी मुद्दा यह है कि अगर आपको पैराजम्बल सेंटेंस दिया हुआ है तो सबसे पहला काम यह है आपको सेंटेंसेस को अरेंज करना है, और आपको वहां पे लिखना है कि सेंटेंस को अरेंज करने के बाद फर्स्ट सेंटेंस कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन, चौथा, पांचवा, छठा या सातवां कौन होगा। उसके बाद के क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, पूछता है पहला सेंटेंस कौन है, तो आपने लिखा है ए, तो ए होगा फर्स्ट सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस को, लास्ट आपने लिखा है एफ होगा, तो एफ होगा लास्ट सेंटेंस। तो 5 नंबर के कंपलसरी टॉपिक है। यहाँ जो टेक्निक मैं सिखाऊंगा, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स कैपेसिटी एंड एबिलिटी, कि वो अपने हिसाब से सीखने के बाद अपने हिसाब से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन बेसिक रास्ता, या बेसिक बोलिए, एडवांस बोलिए, रास्ता यहीं से होकर जाता है। कुछ चीजें आपको खुद क्रिएट करनी पड़ेगी, दैट कम्स विद द मैच्योरिटी, विद द एज, ऑटोमेटिकली कम्स इनटू योर माइंड, कि चीजों को आप समझना शुरू कर देते हो। अगर चीजें समझने में अगर दिक्कत हो रही है, दैट मीन्स यू हैव अ पुअर वोकेबुलरी स्टॉक। आपका जो वोकैब है, जो शब्दों के मीनिंग है, सिनोनिम है, एंटोनिम है, इडियम्स है, फ्रेजेस है, एंड सम अदर वर्ड्स लाइक कंजंक्शन, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस पे आपका डोमिनेंस नहीं है, तो धीरे धीरे वो ठीक होगा। क्योंकि जब सेंटेंस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब सेंटेंस के मीनिंग आपको, वर्ड्स के मीनिंग आपको समझ नहीं आ रहा, आप उनको एक रिदम में नहीं ला पा रहे हो। तो बहुत कुछ सीखेंगे कि पैराजम्बल सेंटेंस को अप्रोच कैसे होता है एग्जाम में, क्योंकि 5 नंबर सीधे आता है या 6 नंबर आता है, ये मार्क्स मिस नहीं होने चाहिए, सॉलिड मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं, एपिसोड 1 है ये। देखो, ये क्वेश्चन है वेयर 6 to 7 सेंटेंसेस विल बी गिवन। मैंने नोट्स भी यहाँ डाल दिए हैं ताकि आप पढ़ो घर पे तो समझ में आए कि मैं क्या बोला। सो देयर, दिस इज अ क्वेश्चन टाइप where 6 to 7 sentences of paragraph are jumbled up and the objective is to put them in a logical sequence। तो 6 से 7 सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, सब कोई अरेंज है नहीं, ऊपर नीचे जंबल्ड अप हो गया है, आपको अरेंज करके लॉजिकल सीक्वेंस में लाना है कि पढ़ के पता चल जाए कि स्टोरी में चीजें कैसे कैरी ऑन हो रही हैं। तो इसमें ब्रॉडली जो है हम लोग इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। बेसिकली 2 कॉन्टेक्स्ट होता है इन पैराजम्बल। पहला तो होता है एक ऐसा पैराजम्बल जो किस क्या बेस्ड होता है, फैक्चुअल बेस्ड, ठीक है। मैंने अगर मैं सिंपल भाषा है बोलूं तो बहुत ही बोरिंग सा होता है, आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ के, लेकिन आपको नंबर्स तो लेने हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज नो वे आउट।
5 से 6 7 नंबर के होंगे, ये छोड़ नहीं सकते, ये मार्क्स मिलने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो जब फैक्चुअल बेस्ड आपको जंबल्ड अप अगर सेंटेंसेस मिल रहे हैं, देन यू हैव टू पे मोर अटेंशन फॉर द कीवर्ड्स, हिंट वर्ड्स। कौन कौन से हिंट वर्ड हैं, कौन कौन से कीवर्ड हैं, कौन कौन से क्लू वर्ड्स हैं जिनसे आप ये सेंटेंसेस को एक के बाद आप कनेक्ट करते चले जाओगे। वो कैसे करना है वो हम आगे बात करेंगे। फिलहाल आपको मैं जो इंट्रोडक्शन है वो दे रहा हूं कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, और कंपलसरी टॉपिक है तो आप इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते, और स्कोरिंग है, ठीक है। और दूसरा होता है स्टोरी बेस, यानी जहां पे कहानी होती है, और कहानी कैसी भी हो, नोन हो या अननोन हो, वी फील somehow comfortable with the story, with the storyline sentences। हमें पढ़ने में हमें अच्छा लगता है और हम उन्हें कनेक्ट कर पाते हैं। थोड़ा जो कैरेक्टर्स होते हैं, चाहे वो हमारे जान पहचान के हो या चाहे हमारे अनजाने हो, लेकिन हमें मजा आता है पढ़े कि कहानी है, इसके बाद तो ये हुआ होगा और इसके बाद ये होगा, अंत में ये होगा। So it is easier to unravel as there is a possibility of you being aware of the story। हो सकता है, संभावना है, there might be a possibility that you are quite aware of the story that has been given in your examination, or may there is a possibility that you are not completely aware of the story, but even in both the cases you will feel comfortable reading the whole paragraph। जो पैराग्राफ आपको दिया हुआ है उसको पढ़ के आपको अच्छा लगेगा, स्टोरी, कहानी। और जो फैक्ट होता है, कभी कभी स्टैटिस्टिकल बेस दे देता है, देश का जो आर्थिक अवस्था है या डिफेंस का कोई स्टैटिस्टिकल दे दिया, बैंकिंग रिलेटेड को दे दिया, बजट रिलेटेड दे दिया, तो ये काफी बोरिंग सा हमको फील होता है। वर्ड्स भी काफी अजूबे अजूबे होते हैं, तो धीरे धीरे हम लोग वर्ड से भी काम करेंगे। हम लोग आ रहे हैं तो आगे हम सब सारा काम करेंगे। तो बेसिकली ये दो चीजें जो है जंबल्ड अप सेंटेंस में होती है। सो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है, देयर आर सेवरल स्ट्रेटेजीज बाय व्हिच यू कैन सॉल्व द फैक्चुअल पैरा जंबल्स। देखो, सबसे पहला जो काम है हमें जो करना है इज टू आइडेंटिफाई द टॉपिक सेंटेंस। अब एक पैराग्राफ अगर है तो पैराग्राफ में स्टोरी बेस है, तो क्या लिखा रहता है? वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लायन एंड अ माउस दैट लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक समय की बात है, जंगल में एक शेर और एक चूहा रहता था। तो इन अ स्टोरी व्हाट वी डू एक्चुअली, वी इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर। प्राइमरीली वी इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर। हम पहले कैरेक्टर को बताते हैं कैरेक्टर कौन है। लायन था, चूहा था, जंगल था। अब उसके बाद कहानी में यही चीजें आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो पहले कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो पहला काम पैरा जंबल में यह है कि टॉपिक सेंटेंस ढूंढिए, मतलब नंबर 1 सेंटेंस कौन होगा। Now what is a topic sentence? Topic sentence is the introductory part of a parajumble or a paragraph। पूरे कहानी को जो सेंटेंस इंट्रोड्यूस कर रहा है, जिसको पढ़ के ये लगे कि नहीं, जो थीम है कहानी का वो शुरुआत यहीं से होती है। अब उसको अगर तुमने पहचान लिया, जो तरीका मैं सिखाऊंगा, अभी मैं एग्जांपल्स भी दूंगा, अगर आपने उसे पहचान लिया तो टॉपिक सेंटेंस पहचान लिया आपने कि यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ लायन एंड अ माउस इन अ जंगल बिसाइड अ रिवर। तो आपने देखा कि यहाँ लायन है, यहाँ पे माउस है, यहाँ पे एक जंगल है और यहाँ पे एक रिवर है। आपने कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने हिंट वर्ड्स, क्लू वर्ड्स आपने देख लिया कि शेर और चूहे की कहानी है, या अगर फैक्चुअल बेस्ड है तो इसका टॉपिक सेंटेंस क्या होगा। जैसे ही आपको टॉपिक सेंटेंस मिल जाए, आप उसके अंदर क्लू वर्ड्स को, हिंट वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए। क्यों अंडरलाइन कीजिए? जब आप क्लू वर्ड्स और हिंट वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे तो आप देखोगे इन क्लू वर्ड्स या हिंट वर्ड्स के बारे में अगले किस सेंटेंस में इसको एलाबोरेट किया गया है, इसके बारे में और एड ऑन किया गया है, इसको और डिस्क्राइब किया गया है। या तो उसको एड ऑन करके बोलेगा, टॉप अप करके बोलेगा, या उसके उस फैक्ट के अगेंस्ट बोलेगा। क्या बोलेगा? अगेंस्ट। अगर हम कहते हैं लेकिन ऐसा हुआ, बट दिस हैपेंड, तो पढ़ के क्या आपको नहीं लगता है कि इसके पहले कुछ हुआ है? तो अगर आपको 3 नंबर सेंटेंस में दिखा है कि बट दिस इंसिडेंट हैपेंड, लेकिन ये घटना घट गई, ये टॉपिक सेंटेंस हो सकता है क्या? क्योंकि बट से ही आपको पता चल गया कि अगर जो सेंटेंस बट से स्टार्ट हो रहा है, इसके पहले कोई तो घटना घटा होगा ना, कोई तो इंसिडेंट हुआ होगा, उसके बाद लेकिन बोल रहा है ये घटना घट गई, तो दिस कैन नॉट बी आवर टॉपिक सेंटेंस। बट से, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड से, कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड से शुरू होने वाले कोई भी सेंटेंस हमारा टॉपिक सेंटेंस नहीं हो सकता है। ये कॉमन सेंस है। तो जैसे जैसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, आपकी मैच्योरिटी यहां से और बढ़ती चली जाएगी। एग्जाम प्रिपेयर हो जाओगे। 5 नंबर है ना, 5 होगा, 6 होगा ना 7 नंबर होगा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट हैज बीन प्रोवाइडेड, दैट वुड बी प्रोवाइडेड इन योर एग्जामिनेशन। तो टॉपिक सेंटेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस को
यानी जो शीर्षक सेंटेंस है आपको ढूंढना ही होगा किसी भी तरीके से। कभी कभी ये बहुत आसान होता है और कभी कभी ये ऐसे वर्ड से शुरू होता है जो आपको लगता है कि नहीं इस वर्ड से टॉपिक सेंटेंस शुरू नहीं होगा, लेकिन शुरू होगा वहीं से। तो दोज आर एक्सेप्शनल केसेस वेयर यू हैव टू बी मास्टर्ड ऑन। आपको मास्टरी तो लेनी पड़ेगी ना स्किल। सीधे सीधा रास्ता तो कहीं मिलेगा नहीं, कहीं गड्ढा मिलेगा, कहीं पे आपको पहाड़ से उतरना पड़ेगा, कहीं सीढ़ी चढ़ना, कहीं सीढ़ी उतरना, फिर जाके फिर रास्ता मिलेगा। सो हर चीज एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। द फर्स्ट thing in order to solve a parajumble question is to find the topic sentence with the introductory part of a parajumble। ठीक है, देन क्या होगा हमारा कीवर्ड अप्रोच। कीवर्ड का मतलब होता है कीवर्ड हुआ, क्लू वर्ड हुआ, हिंट वर्ड हुआ, और कौन कौन से वर्ड्स होते हैं हम आगे दिखा रहे हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। लेकिन बहुत ध्यान सुनिएगा क्योंकि इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ये पूरा स्कोरिंग पार्ट है मैथ के जैसा, सॉल्व करो मार्क्स ले जाओ, कुछ नहीं करना है इसमें। So there are various types of keywords. The following table, मैं यहाँ कुछ टेबल दे रहा हूँ आपको जो आपको कॉन्टेक्स्ट बताएगा। पहले आप समझो, सॉल्व तो बाद में करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर देने से क्लियर नहीं होता। देखो, ट्रांजिशन वर्ड्स एक्सप्रेसिंग कॉन्ट्राडिक्शन, लिमिटेशन एंड ऑपोजिशन। कॉन्ट्रास्टिंग कीवर्ड्स मतलब जो मैंने कहा था ना, जैसे बट है, बट इज अ व्हाट, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड। बट जहां बैठता है वो अपने दोनों तरफ जो क्लॉज लेता है वो ऑपोजिट होता है। क्या होता है? ऑपोजिट। मैंने कहा था बट के पहले अगर हम डे बोलेंगे तो बट के बाद नाइट होगा, बट के बाद हम गॉड बोलेंगे तो बट के बाद हमको इविल बोलना पड़ेगा। तो बट आपको क्या बताता है कि मेरा नेचर क्या है, मेरे नेचर को समझो, और मेरे नेचर को समझने के बाद तुम ये डिसाइड करो कि क्या मैं पहले आऊंगा या मेरे पहले कोई इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूं। बात समझ में आ रहा है? उसके लिए जानना होगा कौन कौन से वर्ड्स हैं। तो वर्ड्स का लिस्ट है। ऑल दो दिस में बी ट्रू, यद्यपि ये सच हो सकता है, ऐसा कि ये सच हो सकता है। क्या क्या सच हो सकता है? पहले कुछ 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 तो बोला होगा, पहले सेंटेंस में कहीं पे ऊपर कुछ बोला होगा कि ऐसी कोई बात है, उसको नीचे बोला जा रहा है कि हो सकता है ये बात सच हो। तो आपको रिलेट करना होगा, ये तो हमारा टॉपिक सेंटेंस कभी नहीं हो सकता, इसके पहले कुछ हुआ होगा, उसके बाद ये होगा। बट ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्रारी मैंने क्या होता है, लेकिन इसके विपरीत। अब मुझे अब एक बात बताओ, मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं। सपोज कहीं पे सेंटेंस शुरू हुआ है, सेंटेंस नंबर सी, और लिखा है ऑन द कॉन्ट्रारी पाकिस्तान अटैक्ड इंडिया एट मिडनाइट। लेकिन इसके विपरीत पाकिस्तान ने क्या किया, भारत पे रात को 12 बजे आक्रमण कर दिया। ऑन द कॉन्ट्रारी का मतलब होता है इसके विपरीत। किसके विपरीत? तो दिमाग में एक बात आ रही है कि इसके पहले कुछ तो हुआ है, यानी सी नंबर मेरा टॉपिक सेंटेंस नहीं होगा। इसके पहले कोई इंसिडेंट घटा है, और जिसको एलाबोरेट या टपअप करने के लिए या उसके कॉन्ट्राडिक्शन में हमारा सी नंबर सेंटेंस आया है। तो पहले आप इसे ढूंढो, अगर वो मिल गया तो उसके बाद मान लो वो सेंटेंस था ए नंबर, तो ए के बाद कौन सा होगा? सी नंबर। आप बात को समझ रहे हो? उसके लिए जरूरी है ये जो लोग हैं ना, इनके नेचर को बहुत ध्यान से समझिए, ये आपको बहुत बहुत सुप्रीम हेल्प करेंगे आप लोगों को। ठीक है? एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय। किस समय? क्या हुआ उसके पहले? सर क्लास में पहुंचे, सर सबको डांट रहे थे, ठीक उसी समय क्लास टीचर भी क्लास के अंदर आ गए। जो शुरू हुआ इससे, तो इसके पहले क्या हुआ था? ठीक है? इवन दो, इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद, किसके बावजूद? दिस कैन नॉट बी आवर टॉपिक सेंटेंस। ठीक है? आफ्टर ऑल, अनलाइक, एल्बिट, बिसाइड्स मींस इन एडिशन टू। ठीक है ना? नेवरदलेस, जो भी हो, नॉनदलेस, रिगार्डलेस, अदरवाइज। रिगार्डलेस मतलब ठीक है, जो हुआ हुआ, वो छोड़ दो, उसको अलग रखो, मैं अलग से ये बात कह रहा हूँ। कन्वर्सली, डेस्पाइट, मैंने कहा डेस्पाइट एंड इन स्पाइट ऑफ एक ही है, सेम है। मैंने पढ़ाया था जो कंजंक्शन क्लास में बता दिया था मैंने, whereas, otherwise and however। so these are contradiction, limitation, लिमिट करता है, ऑपोजिट बात बोलता है। अगर ये ऑपोजिट बात बोल रहा है तो इसके पहले क्या बोला गया था, पहले वो सेंटेंस ढूंढिए, वो मिल गया, उसके ठीक बाद ये आएगा। तो दो सेंटेंस मिल गया आपको। जैसे ही दो सेंटेंस मिल जाएगा आपको, उसके पहले वाला लास्ट वाला जोड़ने में आपको आसानी होगी। ठीक है? इट्स समहाउ लाइक अ पजल। पजल के टुकड़े बीच के मिल रहे हैं, ऊपर नीचे अभी तक मिले नहीं। जो बीच के मिले वो सेट कीजिए पहले, क्योंकि वो उसके अंदर सेट हो गया, तो उसको रख दो वहीं पे, तो हिलेगा नहीं अपनी जगह से। अब उसके पहले कौन था, उसके बाद कौन था, वो आपको ढूंढना है। एग्रीमेंट, सिमिलैरिटी और एडिशन। एग्रीमेंट का मतलब होता है जो बात पहले बोली गई थी उससे एग्री करके, एडमिट करके कुछ और बोला गया है, उसकी सिमिलर बात कोई बोला गया है, उसमें ऐड ऑन किया गया है। समहाउ दीज आर कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव क्लू वर्ड्स। व्हाट?
descriptive clue words which add on the information that has already been provided in sentence. मैंने पहले ही कुछ बोल दिया गया था, उसको टॉप अप किया गया, मैंने उसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा के बोला गया। तो उसके बाद ये वाले आएंगे वर्ड्स, देख लो, इन द फर्स्ट प्लेस, नॉट ओनली बट ऑल्सो, फर्दरमोर, एडिशनली। अब अगर कोई कह रहा है एडिशनली, कोई सेंटेंस मान लो डी नंबर सेंटेंस है और यहाँ लिखा हुआ है एडिशनली दिस 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 एंड दिस। एडिशनली मैंने इसके अलावा, किसके अलावा? पहले कुछ कहा गया था, वो तो होगा ही, इसके अलावा हम ये भी करेंगे। तो इसके अलावा अगर हम ये भी करेंगे तो पहले क्या किए हो, पहले वो बताओ और उसके बाद इसको ऐड करो। तो मान लो वो सेंटेंस क्या था, बी, और इसको ऐड कौन किया, ये वाला, यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है एडिशनली, तो इसके बाद ये आएगा, तो यहाँ पे होगा बी डी, इसके पहले का ढूंढना है, इसके बाद का ढूंढना है। आर यू गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? ठीक है, तो इन द लाइट ऑफ, कपल्ड विथ, लाइक वाइज, इन सब के मीनिंग आपको जानने होंगे, कैरियर के लिए भी जरूरी है, वरना कैरियर तबाह कर देगा पूरा ये। ठीक है ना? क्यों फेल हो जा रहे हैं बच्चे? 0.25 के लिए फेल हो जा रही, कोई नंबर है? एक नंबर का आधा, उसके चलते मेंस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मेरे कहने का मतलब है कि इतने नंबर से अगर मैं फेल हुआ हूं, तो मेरा कहने का मतलब है अगर मेरा पास मार्क अगर 58 है तो मेरा 78 क्यों नहीं आ रहा है? तो मुझे तो ये देखना है ना, 0.25 से मैं फेल हो गया, ये तो मार्जिन हुआ। तो पास मार्क से 10 नंबर 15 नंबर ऊपर लाओ मेरिट में आने के लिए, उसके लिए थोड़ा सा और टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा आपको। इन द सेम फैशन, अब था इन द सेम फैशन, ठीक उसी तरह, तो किस तरह? पहले कुछ हुआ है और ठीक उसी तरह से ये घटना भी घटी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू ऐड ऑन। ठीक है, as a matter of fact, to uniquely, identically, in the light of, not to mention, similarly and in the same fashion, the same thing, correspondingly, by the same token, comparatively, तुलनात्मक तरीके से, comparatively, अगर हम तुलना करें तो किसके साथ तुलना कर रहे हैं पहले वो बताओ, और उसके तुलना के तुमने क्या बोला, उसके बाद वाला लगाओ। ठीक है ना? पजल का टुकड़ा खोजो, ये सब पजल के बाद के टुकड़े हैं जो पिछले वाले टुकड़े से मैच करते हैं, ये किसी और के साथ सेट ही नहीं होंगे। पजल में सेट होता है ना, जो होल्स बने रहते हैं, सेट होता है, तो इनके जो होल्स हैं, इनके लिए जो होल्स बने थे उसी में सेट होंगे, कहीं और सेट होंगे नहीं है। सपोर्ट करना, एग्जाम्पल देके उसको बताना। अब अगर किसी भी, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे देखूं, कोई भी अगर एग्जाम्पल देने वाला वर्ड हुआ, किसी बात पे जोर देकर कोई अगर हम बात कहते हैं, तो कोई बात पहले कही गई होगी, उसके बाद उस बात पे हम जोर देकर कहते हैं कि ये बात कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वर्ड्स है। इन अदर वर्ड्स, किसी बात को फिर से दूसरे लहजे में कहना, टू पुट इट डिफरेंटली, मार्केडली, एक्सप्रेसिवली, विथ अटेंशन टू, बाय ऑल मीन्स, चीफली, इंडीड, सर्टेनली, अदर की पॉइंट, फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर, टू एम्फसाइज, टू एनिमोरेट, टू पुट इन अदर वे, with attention to, indeed, notably, clarify, explain and in general। ये सारे क्लू वर्ड्स हैं। अगर ये है सेंटेंस में तो आप ये जानकर रखो कि इसके पहले कुछ बोला है, आप पहले उन्हें ढूंढो, उसके बाद उसके इसको ऐड ऑन करो। कॉज, कारण क्या था? कॉज एंड इफेक्ट भी होता है, कॉज एंड इफेक्ट क्लू वर्ड्स। इन ऑर्डर टू का क्या मतलब होता है? पर्पस, कोई काम तुमने किया, उसका पर्पस क्या था ये बताने के लिए हम क्या लगाते हैं? इन ऑर्डर टू। आई हैव डन दिस इन ऑर्डर टू डू दिस। तो पहले ढूंढो कि आई हैव डन दिस कहां लिखा हुआ है, उसके बाद क्या ऐड करेंगे? इन ऑर्डर टू दिस। तो आपने क्या किया? आपने ढूंढा ही नहीं, वो क्यों किया पहले आप डाल दिया, तो सेंटेंस तो जंबल डब हो गया ना, अभी भी जंबल डब है, मीनिंगफुल नहीं हो रहा है। तो ये आपको बहुत ढूंढना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये है एक ऐसा इंग्लिश का चैप्टर जो आपके एज के साथ आप मैच्योर्ड हुए हो कि नहीं, ये टेस्ट कर लेता है। और ये आपको समहाउ टू अ ग्रेट एक्सटेंट आपको इंटरव्यू के लिए भी तैयार करता है, क्योंकि अब इसमें क्या होता है ना, आप डिस्कस कर सकते हो, लेकिन आपको अपनी इंडिविजुअल मैच्योरिटी लेवल तो बढ़ानी ही पड़ेगी। तो ये सब फॉर द पर्पज ऑफ, ड्यू टू, किसके कारण? ठीक है, इन द इवेंट दैट, ओइंग टू, विथ दिस इन माइंड, व्हाइल, सीन्स, इन व्यू ऑफ, एंड व्हेनेवर, बिकॉज ऑफ, लेस जानते हो ना, शुड लगता है, ये भी आपको हिंट देगा। ठीक है, व्हेनेवर, अनलेस नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, ये क्या देता है? शर्त। अनलेस क्या है? एक्शन ओरिएंटेड। अनटिल क्या है? टाइम ओरिएंटेड। तो पक्का कहीं ना कहीं कुछ एक्शन तो बोला होगा, तभी तो अनलेस से स्टार्ट है। कहीं ना कहीं टाइम के बारे में बोला होगा, तभी तो अनटिल से स्टार्ट है। एज लॉन्ग एज, ऑन द, कंडीशन दैट, गारंटीड, एज, इफ, ये सारे कंडीशनल वर्ड है।
तो पहले आप कंडीशन ढूंढिए, उसके बाद ये डालिए, ठीक है। कुछ और बात करेंगे, इसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा क्या क्या मैंने कहा अभी तक, आइडेंटिफाई द टॉपिक सेंटेंस। द टॉपिक सेंटेंस इज द फर्स्ट सेंटेंस और द इंट्रोडक्टरी सेंटेंस दैट एक्सप्लेन्स व्हाट द पैराग्राफ इज अबाउट। पैराग्राफ आखिर किसके बारे में है, आप जो पढ़ रहे हो वो पैराग्राफ किसके बारे में, और टॉपिक सेंटेंस बता देगा। तो पहले आप उसे ढूंढ लीजिए, अब उसके पूंछ को पकड़ते 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 सर तक जाना है आपको, ठीक है। So you don't have to read the entire sentence to identify the topic sentence. टॉपिक सेंटेंस को पहचानने के लिए आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों, हम बताएंगे अभी कैसे, क्यों पूरा सेंटेंस बिना पढ़े भी आप टॉपिक सेंटेंस को ढूंढ सकते हो। क्लू वर्ड्स मैंने बता दिया, क्रोनोलॉजिकल क्लू वर्ड ढूंढिए, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, इनिशियली, सब्सिक्वेंटली, फाइनली। कॉन्ट्रास्टिंग क्लू वर्ड मैंने बताया आपको ये सारे, कॉज एंड इफेक्ट क्लू वर्ड, बिकॉज, एज, सिंस, अकॉर्डिंगली, कॉन्सिक्वेंटली। डिस्क्रिप्टिव क्लू वर्ड्स जो बोले गए बात को और एडिशनली एक्सपांड करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, टॉप अप भरते हैं, उसको और एडिशनली बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं कोई सेंटेंस शुरू है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, तो अरे अगर तुमने किसी सेंटेंस को शुरू किया है फॉर एग्जाम्पल, तो आखिर किसका एग्जाम्पल दे रहे हो, वो सेंटेंस पक्का कहीं ऊपर या नीचे होगा। तो पहले उसको ढूंढो जिसके बारे में तुम उदाहरण दे रहे हो, आखिर किस बात के बारे में उदाहरण दे रहे हो, तो वो तो ढूंढो पहले, फिर उसका उदाहरण दो। For instance, such as, in addition, furthermore, also, to begin with, likewise, and another. So, see, if these clue words are not present, then identify the key word or phrase in the sentence which will help connect the sequential sentence and ask questions. Ask questions, ask questions. Very important. Why it is important? Some, मान लो जो मैंने क्लू वर्ड्स मैंने पढ़ाई, ये क्लू वर्ड्स आपके सेंटेंस में नहीं है, तब क्या करोगे? तब आपको दिए गए सेंटेंस में कुछ की वर्ड्स होते हैं। टॉपिक सेंटेंस आपने ढूंढ लिया, टॉपिक सेंटेंस में बहुत सारे कीवर्ड होंगे जो बताएंगे अभी हम। कीवर्ड ढूंढो और उनको क्वेश्चन पूछो, व्हाई, क्यों हुआ, व्हाट, क्या हुआ, व्हेन, कब हुआ, हाउ, क्यों हुआ। जब आप सवाल करोगे तो सवाल का जवाब आपको कहीं ना कहीं सेंटेंस में मिल जाएगा, उसके साथ आप सीक्वेंशियली उससे कनेक्ट कर सकते हो। आप बात को समझ रहे हो, ठीक है। ये था एक डिस्क्रिप्शन कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कैसे करना है, प्रैक्टिकली अब बता रहा हूं। 5 मार्क्स के हैं, ठीक है। एक बार देख लीजिए इसको। यहां पे आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है ना, तो आप देखो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब मैंने जो बोला, अब उसको ध्यान से सुनना, तो उसके बाद क्यों करना तो आप ही को पड़ेगा, मैं तो अनलिमिटेड कर नहीं सकता, पर अनलिमिटेड क्वेश्चन दे सकता हूं ताकि आपको प्रैक्टिस करो, सारे प्रीवियस ईयर के। नोबडी लाइक्स टू प्रैक्टिस इट। मैंने कहा कि टॉपिक सेंटेंस ढूंढने के लिए पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब कैसे देखो, कह रहा है नोबडी लाइक्स टू प्रैक्टिस इट। व्हाट इज इट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट? इट तो प्रोनाउन है। कह रहा है कोई भी इसे, प्रैक्टिस का मतलब होता है कि कोई भी इसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं करना चाहता, प्रैक्टिस नहीं करना था। किसे? व्हाट एक्चुअली वी आर रेफरिंग टू बाय द वर्ड इट। इट तो प्रोनाउन है, यानी सेंटेंस में कहीं ना कहीं कोई नाउन के बारे में बोला गया है, जिसको इस सेंटेंस में क्या बोला गया है? इट। नोबडी लाइक्स टू प्रैक्टिस इट, कोई भी इसे प्रैक्टिस नहीं करना चाहता। दिस कैन नॉट बी आवर टॉपिक सेंटेंस। हो सकता है टॉपिक सेंटेंस? नहीं हो सकता है टॉपिक सेंटेंस, ये हमारा टॉपिक सेंटेंस नहीं हो सकता है। यहां देखो, नो मैटर हाउ इजी एंड हाउ बेनिफिशियल इट इज। फिर वही बात, चाहे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जिस इट की हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम नहीं जानते, ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन तब यूज करते हैं जब सेंटेंस में स्टार्टिंग में कहीं नाउन दे दिया हो, राहुल, तो हम बाद में क्या लिखेंगे? ही। सुमन दे दिया, हम लिखेंगे शी। तो इट दे दिया है तो उस ऑब्जेक्ट का या प्लेस का या एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, फीलिंग का नाम तो दिया होगा, तभी तो उसके बारे में इट लिखे हैं। दिस कैन नॉट बी आवर टॉपिक सेंटेंस। बहुत ध्यान सुनना, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स का है। नंबर बी, an ounce of patience is worth or at times even better than a pound of brains। देखो तुम कहीं भी ज्वाइनिंग वर्ड नहीं मिलेगा, है क्या ज्वाइनिंग वर्ड? देखो तो कहीं भी an ounce of patience is worth और at times, यहाँ पे चॉइस है,
एट टाइम्स इवन बेटर देन अ पाउंड ऑफ ब्रेन। कभी कभी एन आउंस ऑफ पेशेंस मतलब थोड़ा सा धैर्य बहुत ज्यादा दिमाग से भी ज्यादा लाभदायक होता है। मैंने कभी कभी कहीं पे बुद्धिमान बनने से अच्छा है क्या रखो अपने अंदर, पेशेंस रखो। तो पढ़ के ऐसा लगता है कि दिस माइट बी आवर टॉपिक सेंटेंस, माइट बी, लेकिन नहीं भी हो सकता है। क्यों ये टॉपिक सेंटेंस हो सकता है? क्योंकि दिस स्टेटिंग अ फैक्ट, ये क्या बता रहा है? एक फैक्ट आपको बता रहा है, किसके बारे में? पेशेंस के बारे में। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, नहीं भी हो सकता है, ये हमारा टॉपिक सेंटेंस नहीं भी हो सकता है, मैंने कहा माइट बी। अब नंबर सी देखो, पेशेंस अ वर्च्यू इज कंसिडर्ड टू बी इवन बेटर देन विजडम। अब मेरी बात सुनो, पेशेंस नाउन है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये नाउन ही है ना। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच, बट इट कैन बी फेल्ट। धैर्य, ठीक है ना, भावनात्मक संज्ञा है। पेशेंस कॉमा, नाउन के बाद जब कॉमा देते हैं तो उसके बाद जो कुछ भी लिखते हैं कॉमा दे के, वो उसके उसके ही बारे में होता है। दैट इज कॉल्ड नाउन इन एपोजिशन, इन ग्रामेटिकल लैंग्वेज नाउन इन एपोजिशन। पेशेंस अ वर्च्यू इज कंसिडर्ड टू बी इवन बेटर देन विजडम। धैर्य जो एक गुण है, एक वर्च्यू है, इसे बुद्धिमानी से भी, दिमाग से भी ज्यादा बेहतर माना जाता है। दिस सीम्स टू बी आवर टॉपिक सेंटेंस। क्यों? आप यहां पे देखो ध्यान से, पेशेंस ऑफ वर्च्यू इज कंसिडर्ड टू बी इवन बेटर देन विजडम। अब इसको देखो, अनाउंस ऑफ पेशेंस, इसी पेशेंस का थोड़ा सा हिस्सा भी अगर आपके अंदर है तो कभी कभी कई जगह पे बहुत ज्यादा दिमाग से वो ज्यादा लाभदायक होता है। तो आप देखो इसको, ये एलाबोरेट, ये जो बी नंबर सेंटेंस है, ये सी को एलाबोरेट कर रहा है कि नहीं, डिस्क्राइब कर रहा है कि नहीं, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हमारा टॉपिक सेंटेंस या तो बी होगा या तो सी होगा, या आगे पढ़ लेते हैं, दिस इज द वर्स्ट ड्रॉबैक। व्हाट इज दिस? वी डोंट नो। कह रहा है यही हमारी सबसे बड़ी गलती है या खामी है। क्या? दिस तो प्रोनाउन है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी डोंट नो। दिस इज द वर्स्ट ड्रॉबैक इन अस। व्हाट इज दिस? क्वेश्चन करो, व्हाट इज दिस? नहीं पता। एवरी वन ऑफ अस एग्रीज विद दिस फैक्ट। विच फैक्ट? हर कोई इस बात से राजी होगा। किस बात से राजी होगा? किस फैक्ट की हम बात कर रहे हैं? वी डोंट नो। लिखा है ना, हम में से हर कोई इस फैक्ट से राजी है सिद्धांतिक तौर पे, विदाउट रिजर्वेशन, बिना किसी भेदभाव के। किस बात से राजी है? पक्का ऊपर कहीं ना कहीं, नीचे कहीं ना कहीं किसी फैक्ट के बारे में तो बोला है, जिसको यहाँ ये बोल रहा है कि उस फैक्ट से हम लोग सब राजी है। दिस फैक्ट, विच दिस फैक्ट? आई डोंट नो। दिस कैन नॉट बी आवर टॉपिक सेंटेंस। बट कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड, अनफॉर्चुनेटली व्हेन इट, वी डोंट नो इट। और दूसरी बात है, बट क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड है। ये बट के बाद या तो पॉजिटिव बोला होगा तो पहले कोई नेगेटिव होगा, और बट के बाद अगर पॉजिटिव है तो पहले क्या बोला गया होगा? नेगेटिव बोला होगा। दिस कैन नॉट बी आवर टॉपिक सेंटेंस। कैटेगरिकली वी हैव ऑलरेडी डिवाइडेड द सेंटेंसेस इजीली, और हमारे पास बी और सी है। आपको क्या लगता है कि बी और सी में कौन हमारा टॉपिक सेंटेंस है? हमारा टॉपिक सेंटेंस कौन है? सी है। आराम से देखना, ठीक है, ये आपने पहचान लिया। देखो हम इसको अरेंज कर रहे हैं, कैसे अरेंज करेंगे? हमारा पहले कौन आएगा? सी। तो मैंने कहा कि अगर टॉपिक सेंटेंस अगर ढूंढ लेते हो और उसमें कोई हिंट क्लू वर्ड नहीं है तो कीवर्ड ढूंढो। क्या ढूंढो? कीवर्ड। देखो पेशेंस, ये हमारा एक क्लू वर्ड है, और ये क्या है? हमारा वर्च्यू है। और कह रहा है ये विजडम जो है ना, विजडम बुद्धिमानी, ब्रेन, दैट इज कॉल्ड ब्रेन, ठीक है, इससे ज्यादा बेटर होता है। तो हमारे पास तीन कीवर्ड है, पेशेंस, ये एक वर्च्यू है, और ये विजडम से ज्यादा बेहतर होता है। और विजडम को ही हम लोग अलग भाषा में क्या बोलते हैं? ब्रेन बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते? और अगर हमारा क्लू वर्ड, कीवर्ड अगर पेशेंस है तो हमें वो सेंटेंस ढूंढना होगा टॉपिक सेंटेंस के बाद जहां पे हो सकता है पेशेंस को और थोड़ा सा एलाबोरेट किया गया हो, उसके बारे में कुछ एडिशनली कुछ और एड ऑन किया गया हो, कुछ टॉप अप किया गया हो। तो सेंटेंस कौन है हमारा? बी नंबर। देखो पेशेंस ऑफ वर्च्यू इज कंसिडर्ड टू बी इवन बेटर देन विजडम, एंड एन आउंस ऑफ पेशेंस इज वर्थ। इसी पेशेंस का छोटा भी हिस्सा अगर तुम्हारे अंदर हो तो कभी कभी वो बहुत ज्यादा पाउंड ऑफ ब्रेन से भी अधिक लाभकारी माना जाता है। इट इज फार बेटर देन अ पाउंड ऑफ ब्रेन्स। सम सिचुएशंस अराइजेस लाइक दैट।
तो सी के बाद हमारा क्या होगा, बी। ये हम अरेंज कर रहे हैं, ये हमारा सी और बी हो गया। अब हम बी पे हैं। अब बी में देखो, एन आउंस ऑफ पेशेंस इज वर्थ और एट इवन टाइम्स अ पाउंड ऑफ ब्रेन्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी पेशेंस हमारा क्लू वर्ड है। सिचुएशंस की बात कर रहे हैं, बहुत सारा सिचुएशंस ऐसा आएगा जहां पे आपके पास बहुत दिमाग है, लेकिन अगर पेशेंस नहीं है तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा, पूरा खेल बिगड़ जाएगा। इंडिया अगर चाहता तो ऑपरेशन सिंदूर में ही पाकिस्तान का साफ सफाया कर देता, क्योंकि काफी एडवांटेजेस पोजीशन पे था, किसी भी समय से इस बार काफी ज्यादा अच्छे पोजीशन पे था। हालांकि पाकिस्तान भी आक्रमण कर रहा था, बट वी आर एट अ वेरी फार बेटर पोजीशन। लेकिन इतना ताकत और ब्रेन होने के बावजूद भी पेशेंस रखना जरूरी था, क्योंकि आप वॉर एस्केलेट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट अफोर्ड वॉर एट सच टाइम, ठीक है ना। क्योंकि ऑलरेडी अभी इधर ईरान का चल रहा है, इधर यूक्रेन का चल रहा है। इंडिया अगर पाकिस्तान से इन्वॉल्व हो गया तो अमेरिका इन्वॉल्व होगा, चाइना इन्वॉल्व होगा, चाइना इन्वॉल्व होगा, अमेरिका इन्वॉल्व होगा तो रशिया इन्वॉल्व होगा, तो वर्ल्ड वॉर 3 तो स्टार्ट हो ही गया, ठीक है ना। और एटम बम से ज्यादा खतरनाक अभी क्या है, बायोलॉजिकल वेपन है, ठीक है। सो अगर बी नंबर हमने देख लिया, ये हमारा ये सेकंड सेंटेंस होगा, तो आप बताइए थर्ड सेंटेंस क्या होगा हमारा। An ounce of patience is worth or at times even better than a pound of brain। बताओ ये एक फैक्ट है कि नहीं है, ये एक फैक्ट नहीं है कि थोड़ा सा धैर्य बहुत ज्यादा दिमाग से ज्यादा लाभकारी होता है। तो हम में से हम और आप इस बात से राजी होंगे कि नहीं कि ये बात सही है, तो होंगे तो कौन सा होगा, एवरी वन ऑफ अस एग्रीज विद दिस फैक्ट। मैंने कहा था विच फैक्ट, द फैक्ट इज दैट an ounce of patience is worth or at even times better than a pound of brains। तो पहले इसमें क्या होगा, ई नंबर। अब हम लोग यहां पे आते हैं, इस पूछ को पकड़ते हैं। एवरी वन ऑफ अस एग्रीज विद दिस फैक्ट इन प्रिंसिपल, और बिना किसी भेदभाव के हम इस बात पे राजी हो जाएंगे कि भाई ये बात जो बोला गया ना बिल्कुल सही है। तो हम में से हर कोई राजी है। अगर हम में से हर कोई राजी है तो इसके बाद क्या होगा, बोलो, एफ होगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव बात है। और अगर ये पॉजिटिव बात है कि हम में से हर कोई बिना किसी भेदभाव के इस बात पे राजी हो जाता है कि जो बात बोला गया वो सच है, लेकिन जब इसे अपनाने की बात आती है, when it comes to practicing patience there is a problem। तो what problem, तो ये तो आ गया एफ नंबर। अब इसमें ढूंढो क्लू वर्ड, कि जब इसको अपनाने की बात आती है, धैर्य रखने की बात आती है, तब एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो सवाल है व्हाट प्रॉब्लम, व्हाट प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम आती है, बोलिए। ये ए नंबर, ए डी नहीं, ए नंबर। द प्रॉब्लम इज nobody likes to practice it। कैसे पता चला, when it comes to practicing patience, when it comes to practicing patience, जब धैर्य रखने की बात होती है तब एक प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम क्या है कि nobody likes to practice it no matter how easy and beneficial it is। कोई भी इसे अपनाना नहीं चाहता, भले ही बिल्कुल आसान है और कमाल का चीज है, लेकिन कोई इसे अपनाना नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए नंबर। और यही चीज कि कोई भी इसे प्रैक्टिस नहीं करता, एग्री सबको करता है लेकिन कोई प्रैक्टिस नहीं करता, यही चीज हमारे अंदर क्या है, इज द वर्स्ट ड्रॉबैक इन अस इन आवर नेशनल कैरेक्टर। ये हो गया हमारा डी नंबर। जब आप इतना कर लेते हो और 6 सेंटेंस है तो आपको 6 नंबर मिल गए। और आगे क्वेश्चन क्या पूछेगा, विच इज द फर्स्ट सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस, फिफ्थ सेंटेंस, लास्ट सेकेंड सेंटेंस, बस यही पूछता है। इसमें तो कोई क्वेश्चन से नहीं पूछे जाते हैं। तो आई होप कि जो मैंने अभी आपको डिस्क्रिप्शन दिया, जो मैंने आपको बताया, आपको क्लियर हो गया कि मैं एक्चुअली बोलना क्या चाहता हूँ। इज इट क्लियर, सबको क्लियर है तो ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ट्राई करते रहिए। हम इसको भी करेंगे डिस्कशन। ट्राई करने के लिए 1 मिनट है।
ये सब है फैक्चुअल बेस्ड। हो गया, ठीक है। ओके, अब आपके सामने दूसरा नंबर पैराजंबल सेंटेंस है। ये सारे एग्जाम्स के एसबीआई पीओ के ही सवाल है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के। ईयर नहीं पता, लेकिन प्रीवियस ईयर के सवाल है। क्योंकि सवाल तो मैं बनाता नहीं हूँ, प्रीवियस ईयर के ही लेता हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके फायदा है नहीं, ठीक है। चलो यहां भी देखते हैं ऑपरेशन करके। कह रहा है had it been not for them, what is it and what is for them? कह रहा है had it been not for them, Indian banks would have had their hands tied down. अगर ये नहीं होते them, जिसके बारे में हम नहीं जानते, बिकॉज them इज एन ऑब्जेक्टिव केस ऑफ दे प्रोनाउन है, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है them, और दे का इस्तेमाल किसे कहते हैं? थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हैं। हमें सेंटेंस में उन्हें ढूंढना है, और वो भी प्लूरल में। किसमें? प्लूरल में, जिसके बारे में क्या लिखा हुआ है? देम। तो ये तो हमारा टॉपिक सेंटेंस कभी भी नहीं होगा, ये तो पहले ही आउट हो गया। अगर ये नहीं होते तो भारतीय बैंकों के भी हाथ बंधे होते। किसके? इंडियन बैंक्स के हाथ बंधे जाते, मैंने मजबूर हो जाते, वो कुछ नहीं कर पाते। तो किसके चलते? ऐसा नहीं हुआ। दिस कैन नॉट बी आवर टॉपिक सेंटेंस। टुडे ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज आर फेसिंग द हीट ऑफ रिसेशन। देखिए यहां एक क्लू वर्ड है रिसेशन, यहां पे है ऑल द कंट्रीज, सभी देश, ठीक है। और आज कह रहा आज लगभग हर देश मंदी की मार झेल रहा है। रिसेशन, इन्फ्लेशन, पैसे का वैल्यू घट जाना, है ना, या मार्केट में ज्यादा पैसा हाथों में आ जाएगा तो पैसा का वैल्यू तो घटेगा। 100 तो वही रहेगा, 100 रुपया वही रहेगा, लेकिन 100 रुपया में मिलने वाला पेट्रोल घट जाएगा, यानी 100 रुपया का वैल्यू भी घट गया। डॉलर बढ़ेगा, 86 हो गया अभी तो, ठीक है। तो टुडे ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज आर फेसिंग द हीट ऑफ रिसेशन। आज लगभग सभी देश मंदी की मार झेल रहे हैं। दिस सीम्स टू बी आवर टॉपिक सेंटेंस। हो सकता है कि इंट्रोडक्टरी सेंटेंस आपने मन में कर ही लिया होगा, ठीक है, लेकिन नहीं भी हो सकता है। कह रहा है वन ऑफ दीज इज, कह रहा है इनमें से एक। किनमें से एक? वन ऑफ दीज माने क्या होता है? दीज प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? प्लूरल। यानी कहीं पे फिर से कुछ बोला गया है और कह रहा है इनमें से एक। किनमें से एक? नहीं पता। दिस कैन नॉट बी आवर टॉपिक सेंटेंस। One of these is the strict RBI and SEBI rules which regulate the banking sector very efficiently. This could have led to what? What is this here? कह रहा है ये, इसका परिणाम ये होता कि मैसिव लॉस होता। किनको? उनको। किनको? देम कौन है भाई? कौन है? Which could have percolated to other sector, और ये दूसरे सेक्टर में भी फैल जाता। भाई किसकी बात कर रहे हैं? दिस could lead। क्या could lead? आखिर किसकी बात कर रहे हैं जिसके चलते इतना लॉस होता? दिस से पता नहीं चल रहा है, दिस तो प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। हाउएवर कॉन्ट्रास्टिंग क्लू वर्ड्स, कॉन्ट्रास्टिंग क्लू वर्ड्स, ये कैन नॉट बी आवर टॉपिक सेंटेंस, ठीक है। लाइक अदर, दूसरे देशों की तरह, लाइक अदर्स, अदर्स, इसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। कहां पे? यहां पे। कंट्रीज बहुवचन है, तो दूसरों की तरह, मतलब दूसरे देशों की तरह, इंडिया टू हैज नॉट रिमेन्ड इम्यून टू द एपिडेमिक। नाउ विच एपिडेमिक वी आर टॉकिंग अबाउट? यस, रिसेशन। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एपिडेमिक। यहां एपिडेमिक का मतलब होता है कि भारत भी इस महामारी से अछूता नहीं है। किस महामारी से अछूता नहीं है? रिसेशन की महामारी से अछूता नहीं है। तो आई थिंक टॉपिक सेंटेंस तो पता चली गया आप लोग को। तो आप लोग बताइए टॉपिक सेंटेंस क्या है, ठीक है।
तो हमारा टॉपिक सेंटेंस जो है वो कौन है, बी है। ठीक है, टुडे ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज आर फेसिंग द हीट ऑफ रिसेशन। आज लगभग हर देश, सभी देश, लगभग सभी देश मंदी की मार से झेल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, इसी रिसेशन को क्या बोला गया है, एपिडेमिक। और दूसरे देशों की तरह, तो पूछेगा लाइक अदर्स, विच अदर्स, ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज, इनके तरह ही भारत भी इस महामारी से अछूता नहीं है। इसका मतलब बी के बाद हमारा क्या होगा, हमारा एफ नंबर। अगर हमारा एफ नंबर होगा तो हमने यहाँ पे भारत की बात की है। अच्छा, भारत की बात की है, भारत भी इससे इम्यून नहीं है, माने सुरक्षित, प्रोटेक्टेड नहीं है इस एपिडेमिक, यानी कि हम रिसेशन की बात कर रहे हैं। तो आप ढूंढो कि इसके बाद, चूंकि सब जगह हम लोग, यहाँ भी हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं, यहाँ भी इंडिया की बात कर रहे हैं, तो क्या इंडिया के बारे में या इस एपिडेमिक के बारे में कहा कहीं कुछ और बोला गया है कि नहीं बोला गया है, देखिए बताइए। लाइक अदर्स इंडिया टू हैज नॉट रिमेन इम्यून टू द एपिडेमिक, दूसरे देशों की तरह भारत भी इस मंदी से अछूता नहीं है, अफेक्टेड है। तो यहां बोल दिया गया कि अफेक्टेड है, तो नेगेटिव बात है। ये कौन सी बात है, नेगेटिव बात है। लेकिन अच्छी बात क्या है, ए नंबर। हाउ एवर, फिर भी देर आर अ फ्यू थिंग्स, कुछ ऐसी चीजें हैं भारत में जो भारत को मदद करती है ताकि वो बाउंस बैक कर सके, रीस्टोर कर सके, ओवरकम कर सके फ्रॉम द स्टेट ऑफ रिसेशन, मंदी से वो बाहर आ सके। तो बताओ, यहाँ पे भारत को हमने इस बीमारी से ग्रस्त किया और उसके बचने का उपाय भी यहाँ बताया। तो एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव, इसलिए आप समझ में आया कि कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड का क्या काम होता है, ये आपको हेल्प करता है पैराग्राफ को जोड़ने में। तो ई नंबर। अब आ जाओ, ई नंबर है, बताओ आप किस वर्ड को क्लू वर्ड पकड़ रहे हो। देर आर अ फ्यू थिंग्स, आपको तो नहीं पता, व्हाट आर दोज फ्यू थिंग्स, पता है क्या, नहीं पता, बताओ वो फ्यू थिंग्स क्या है। यस, बोला वन ऑफ दीज, इनमें से एक है। किनमें से एक, वो ये देयर आर फ्यू थिंग्स जो भारत को इस सिचुएशन से बाउंस बैक करने में हेल्प करता है, उनमें से एक है ये आरबीआई और एसीबीआई के रूल्स जो बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करते हैं बहुत ही कुशलता पूर्वक, इसमें से ये एक है। तो बताओ, इसको ये ऐड ऑन कर रहा है, तो यहां पे क्या होगा, सी नंबर। अब हम सी नंबर पे आते हैं, हम सी नंबर पे आते हैं, स्ट्रिक्ट। हम यह बात कर रहे हैं आरबीआई और सेबी रूल्स, बहुवचन है ना, रूल्स क्या है, अरे प्लूरल है ना, क्योंकि सेबी का अलग रूल्स है और आरबीआई का अलग रूल है। किसके लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए। ये दो हमारे कीवर्ड्स हैं, दो हमारे कीवर्ड्स हैं। आप बताइए कहां पे इसको हम लोग करेंगे, बताइए कहां करेंगे। Had it been not for them, मैंने कहा था them कौन है, स्ट्रिक्ट आरबीआई एंड सेबी रूल्स। इसका मतलब होता अगर ये नहीं होते, यहां से यहां का मतलब है अगर ये नहीं होते, इंडियन बैंक्स वुड हैव हैड देयर हैंड्स टाइड डाउन, तो भारतीय बैंकों के भी हाथ आज बंधे होते। यह क्या होगा इसका, ए नंबर। और अगर बंधे होते तो उसके बाद क्या बचा, डी, दिस कुड हैव लेड टू। और अगर ऐसा होता तो इससे क्या होता, माने ये अगर नहीं होते तो इससे क्या होते, बहुत लॉस होता टू देम, माने बैंकिंग सेक्टर को, विच कुड हैव पर्कुलेट टू अदर सेक्टर एज वेल। और ये दूसरे सेक्टर में भी फैल जाते हैं, मेडिकल, हेल्थ, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, सभी सेक्टर में फैल जाते हैं। तो यहाँ क्या होगा, डी नंबर। देखो, मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया, जो डिस्क्राइब किया, उसके बाहर तो कुछ भी नहीं है क्या, कुछ भी नहीं है। ये बेसिक है। मैंने हमेशा कहता हूं जो बेसिक है वही एडवांस है। एडवांस क्या होता है, अब इसमें तुमको एडवांस कोई क्या सिखा देगा, वो तो आपके ऊपर है। टीचर एक सिखाएगा, आप उसके ऊपर बिल्ड करो। फाउंडेशन मैं दे दूंगा, घर तुम बनाओ ना। घर मैं बनाऊंगा, बाथरूम मैं बनाऊंगा, तुम खाली जाके बैठ के पैखाना करेगा तो कहां से होगा। नंबर 3, देखो, आराम से कीजिए, 2 मिनट दे रहा हूं। और भगवान के लिए कम से कम कॉपी में कीजिए, ABCDE।
दिखाई दे रहा है? तो एसएससी वालों का लेकिन एक क्वेश्चन एक ही नंबर का होगा, लेकिन वैसे 4-5 क्वेश्चन होते हैं, और बैंक वालों का एक क्वेश्चन में ही 6 नंबर होगा, लेकिन पूरा उनको अरेंज करना पड़ेगा। आप पूरा अरेंज करोगे 1 नंबर मिलेगा एसएससी में, बैंक में पूरा अरेंज करोगे 6 नंबर मिल जाएगा। मैथमेटिक्स से मार्क्स है, वोकैब स्ट्रॉन्ग करना होगा, बन जाएगा। अच्छा, सबका हो गया, अरेंज किए कुछ? चलो नंबर 3 आपके सामने है, इसको देखते हैं। सब एसबीआई पीओ का, क्लर्क का भी नहीं लिया हूं मैं, ठीक है, क्योंकि इसका कोई रिलेशन नहीं है क्लर्क में कैसा आएगा पीओ में, क्योंकि क्लर्क का ऐसा क्वेश्चन रहता है कि पीओ का इतना आसान आता है, तो डजंट मैटर कि पीओ में इजी आएगा क्लर्क में आसान आएगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्लर्क में इतना आसान आता है कि 86 लाने के बाद भी पास नहीं करता है स्टूडेंट। मेरा ही स्टूडेंट लाया है आउट ऑफ 100 में 86, लेकिन 1 नंबर के लिए पास नहीं किया प्रीलिम्स, पहले का बात है। आई वॉज प्लीज्ड बाई देयर रिएक्शन, वाई यू आर प्लीज्ड, और देयर कौन है भाई, और वो रिएक्शन क्यों दिए थे, और उनके रिएक्शन पे आप क्यों खुश है, खुश थे? पहली बात तो देयर कौन है, ये तो प्रोनाउन है, और प्लूरल है, तो पक्का कहीं पे प्लूरल नाउन होगा, इसीलिए तो उसके लिए प्लूरल प्रोनाउन आया। दिस कैन नॉट बी आवर टॉपिक सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। राइटिंग माई स्पीच, अरे वाई आर यू राइटिंग योर स्पीच? कह रहा है भाषण लिखना मेरे लिए बहुत आसान था। क्यों लिख रहा है तुम भाषण? भाषण अगर तुम लिख रहे हो तो भाषण लिखने के पीछे तुम्हारा क्या है, पर्पस है ना, तो पर्पस क्या है बताओ? हमें नहीं पता मैं भाषण क्यों लिख रहा था। राइटिंग माई स्पीच वॉज इजी बट आई वॉज अनश्योर इफ आई कुड मोटिवेट द एम्प्लॉइज। भाई किस एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं पता ही नहीं हमको। टू डोनेट टू दोज affected by the earthquake. So why were you writing the speech, and who were the employees? Instead of throwing out their unusual article, who were there? और सेंटेंस सुनो, इंस्टीड ऑफ अपने अनयूजुअल आर्टिकल को फेंकने के बजाय डोनेशन के नाम पे मेरे ऑफिस में भेज दिया। अरे भाई ये हुआ इतना बड़ा घटना, इसके पहले कुछ तो हुआ होगा, और तभी तो ज्वाइनिंग वर्ड है इंस्टीड ऑफ। ट्रांजिशन में लिखाया था मैंने, डिस्क्रिप्टिव वर्ड लिखाया था मैंने इंस्टीड ऑफ, एड ऑन कर रहा है, ये नहीं हो सकता, कुछ तो इसके पहले हुआ होगा। When a reputed company invited me to deliver a lecture on corporate social responsibility, जब एक बहुत ही रेपुटेड कंपनी मुझको इनवाइट किया कि आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, काम करने के बाद आपकी समाज के प्रति, कम्युनिटी के प्रति एंड टुवर्ड्स योर कंट्री यू हैव सम सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस पे बहुत लोग मोटिवेटर होते हैं, मोटिवेशन देते हैं, स्पीच देते हैं, तो मुझको कहा गया कि आप आइए और क्या दीजिए, लेक्चर दीजिए। अरे तभी तो वो स्पीच लिख रहा था, तो ये कैसे पहले होगा जबकि इसके बारे में पहले यहाँ मेंशन है। तुमको कोई बोला ही नहीं लेक्चर देने के लिए, तुम घर में बैठ के स्पीच लिख रहे हैं, कहाँ से होगा? ठीक है,
सो व्हेन अ रेप्यूटेड कंपनी ने मुझे इनवाइट किया कि आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कुछ लेक्चर दीजिए, मैं मान गया. दिस सीम्स टू बी आवर टॉपिक सेंटेंस. इट वॉज एन एफ्लुएंट कंपनी. विच वॉज एन एफ्लुएंट कंपनी? किस कंपनी की बात कर रहे हैं? और कहता है कि वेल ड्रेस्ड एम्प्लॉइज हु मेट मी आफ्टरवर्ड. किस आफ्टरवर्ड? कब मिले? पता ही नहीं है क्या हुआ आखिर. दिस कैनॉट बी आवर टॉपिक सेंटेंस. व्हेन आई सॉ, however, when I opened the bags of donation, भाई क्यों खोला? कब देख लिया तुम? और ये यहाँ पे क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड है. तो हमारा टॉपिक सेंटेंस कौन है? यस. तो हमारा टॉपिक सेंटेंस है डी. चलो डी पे आते हैं. यहाँ पे कौन है? एक रेप्यूटेड कंपनी. और क्या देना है? डिलीवर अ लेक्चर. सारे कीवर्ड्स हैं. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे. तो मैं क्या हो गया? मैं राजी हो गया. तो भैया अगर तुम एक लेक्चर देने के लिए राजी हुए तो मुंह उठा के थोड़े चले जाओगे. कोई भी कितना ही बड़ा मोटिवेटर क्यों ना हो, दुनिया का बात कह रहा हूं, कहीं भी अगर उसको जाना है तो पहले शेड्यूल्ड होता है. और अगर उसका काम शेड्यूल्ड है तो उसकी टीम उसके पीछे पूरी तैयारी करेगी उसकी स्पीच को लेके. और स्पीच जब बन जाएगा तो वो व्यक्ति खुद अपने आप को तैयार करेगा, तब वो डिलीवर होता है. बिना प्रैक्टिस के कोई डिलीवर नहीं कर सकता है. ठीक है. तो इसके बाद अगर लेक्चर डिलीवर करना है तो क्या बनाना होगा? स्पीच बनाना होगा. तो सी के बाद क्या होगा? डी के बाद क्या होगा हमारा? बी. चलो यहां तक तो ठीक है. बी नंबर, राइटिंग माई स्पीच. मेरा स्पीच तो लिखना आसान था, लेकिन मैं इस बात से अनश्योर था इफ आई कुड मोटिवेट द एम्प्लॉइज, कि मैं उनके कर्मचारियों को मोटिवेट कर पाऊं ताकि वो भूकंप से पीड़ित जो लोग हैं उनको वो डोनेशन दे सके. तो हम क्या देख रहे हैं कि देयर इज अ नेचुरल कैलामिटी. हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉई की. स्पीच मैंने लिख दिया हूं. और यहां बात कर रहे हैं किसकी? डोनेशन की. दीज आर कीवर्ड्स. तो इसके बाद हमारा 3 नंबर क्या होगा? क्यों ई होगा? कह रहा है इट वॉज एन एफ्लुएंट कंपनी. बहुत ही वेल्दी. एफ्लुएंट एक वर्ड है. एफ्लुएंट का मतलब होता है बहुत ही अमीर, करोड़पति कंपनी है. एंड द वेल ड्रेस्ड एम्प्लॉइज हु मेट मी आफ्टरवर्ड. और बहुत ही वेल ड्रेस्ड, अच्छा कपड़ा पहने हुए कर्मचारी जब वो बाद में मुझसे मिले. बाद में मतलब मेरे स्पीच डिलीवर करने के बाद जब मिले तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि वो बहुत सारा डोनेशन मेरे ऑफिस भेजेंगे. इसका मतलब स्पीच लिखा हूं और लेक्चर भी डिलीवर हो गया जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है. उसके बाद वो लोग मुझसे मिले. ठीक है. तो यहाँ क्या होगा? ई नंबर. तो ई नंबर में है एफ्लुएंट कंपनी, वेल ड्रेस एम्प्लॉय थे, प्रॉमिस किया कि क्या भेजेंगे वो? डोनेशन मेरे ऑफिस से भेजेंगे. तो हमारे पास है डी बी ई. नेक्स्ट क्या होगा? ए. तो इसका मतलब ये जो था उनका रिएक्शन था. और जब वो स्पीच दे दिया तो वेल ड्रेस्ड एम्प्लॉई बाद में उससे आके मिला कि हम वादा करते हैं कि हम आपको बहुत सारा डोनेशन भेजेंगे. तो ये जो उसका रिएक्शन था, उस रिएक्शन से मैं क्या हुआ? मैं खुश हुआ. आई वॉज प्लीज्ड बाई देयर. मैंने कहा था किसका रिएक्शन? यही था रिएक्शन. यही था रिएक्शन जिसके लिए फर्स्ट में लिख दिया. तो क्या होगा यहाँ पे? ए. तो आई वॉज प्लीज्ड बाई देयर रिएक्शन. मैं उनके जो प्रतिक्रिया थी मैं बहुत खुश हुआ. उसके बाद क्या हुआ? बचा हमारे पास सी. अब बचा है एफ. एफ होगा. सी व्हाट आई सॉ हाउएवर. फिर मैंने क्या देखा? जब मैंने वो डोनेशन का जो बैग खोला, जो डोनेशन के बैग से आया था, जो उन्होंने मुझे भेजा था, मुझे काफी शॉक हुआ. क्या हुआ? शॉक. तो कह रहा है भैया किस तरह का शॉक हुआ? एफ नंबर. तो शॉक के बारे में देखो यहां लिखा हुआ है सी नंबर में. शॉक क्या था? इंस्टीड ऑफ थ्रोइंग आउट देयर अनयूजुअल आर्टिकल, जो सामान उनका काम का नहीं है जिसको फेंक देना चाहिए था, दे हैड ट्रांसफर्ड देम टू माय ऑफिस इन द नेम ऑफ डोनेशन. उन लोगों ने डोनेशन के नाम पे मेरे ऑफिस भेज दिया था. यही देख के मुझे क्या हुआ? शॉक हुआ. आया मेरा बात समझ में? ठीक है. क्योंकि यहां तो लिखा है कि ओपन द बैग्स. बैग खोला. आप तो ये नहीं देखे ना कि बैग में क्या था, वो आपने देखा लास्ट में. तो इस तरह से आपको मिल गया यहाँ पे 6 नंबर. देख लीजिए. सारा फैक्चुअल बेस्ड है. समझ में आ रहा है कैसे करना है? मैं कैसे कर रहा हूं. तो ये बैंकिंग वाला है, लेकिन ये भी मैंने एसएससी वाला नहीं कराया है. एसएससी वाला सब बीटी की होता है सब ज्यादातर.
इसे करो, ये शायद गलती ना हो किसी का, स्टोरी है। डन। Now this fourth number para jumble is also from SBI PO examination and it deals with the story of a duck, duckling and fox. So वैसे मैंने कहा था कि जब स्टोरी की हम बात करते हैं, जब हम स्टोरी की हम बात करते हैं तो वी फील somehow very comfortable because somehow we are very much aware of the story or it is very comfortable to deal with these things in the examination. ब्रेन को ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ता और इंटरेस्टिंग है ना। All of a sudden the mother duck saw a fox in a distance. भाई all of a sudden काहे देख लिया? अचानक से जो मादा बत्तख है उसने दूर से ही एक फॉक्स को देखा, डर गई, फ्राइटेंड एंड शाउटेड, डर गई, चिल्लाई, बच्चों भागो जल्दी लेक में, वहां पे कौन है? एक फॉक्स है। तो ऑल ऑफ अ सडन कैसे घट गया? ये तो घर से निकलते ही फॉक्स देख लिया क्या? ऑल ऑफ अ सडन देख लिया बोलता है, यानी कहानी को बीच से निकाला गया है। द मदर डक रैन, मादा बत्तख क्या की? दौड़ी। क्यों दौड़ी? वाई? मेरे कहने का मतलब भैया तुम क्यों दौड़ेगा? तुम्हारे पीछे कोई पड़ा होगा तभी तो जो पीछे पड़ा है पहले वो खोजो किधर है। द डकलिंग्स हरीड टुवर्ड्स द लेक, जो बत्तख के जो बच्चे थे वो लेक की ओर दौड़े। क्यों दौड़े? तो क्या जरूरत था? ठीक है। अ मदर डक एंड हर लिटिल डकलिंग, एक मादा बत्तख और उसके छोटे बच्चे वर ऑन देयर वे टू द लेक वन डे। एक समय की बात है कि मादा बत्तख उसके बच्चे जो है झील की तरफ जा रहे थे। दिस सीम्स टू बी आवर टॉपिक सेंटेंस। बहुत देख के लग रहा है कि हमारा क्या है? टॉपिक सेंटेंस है। मुझे लगता है ऐसे जगह पे कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक सेंटेंस है। आगे देखो, द फॉक्स स्टेयर्ड इन डिसबिलीव, लोमड़ी को उसकी आंखों पे भरोसा ही नहीं हुआ। भाई क्यों क्यों भरोसा नहीं हुआ? आखिर ऐसा क्या हो गया था कि उसको भरोसा ही नहीं हो रहा था? ऐसा हो गया। When the fox saw her, जब फॉक्स ने उसे देखा, भाई ओ व्हेन एक टाइम की बात कर रहे हैं, इसके पीछे एक इंसिडेंस है, तभी तो उसने देखा। तो हमारा टॉपिक सेंटेंस कौन है कि एक बार, और ऐसे स्टोरी मैंने कहा था, वी देयर इज अ ट्रेडिशन, कल्चर दैट वी फर्स्ट वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर, कि एक दिन एक मादा बत्तख और उसके छोटे बच्चे लेक की तरफ जा रहे थे। चलो अब लेक की तरफ जा रहे हैं तो क्या हुआ? ऑल ऑफ अ सडन व्हेन दे वर ऑन देयर वे, तो अचानक से क्या हुआ? मादा बत्तख चिल्लाई, उसे दूर से फॉक्स को देख लिया, डर गई, चिल्लाई, बच्चों जल्दी लेक की तरफ भागो, वहां एक लोमड़ी है। इसका मतलब डी के बाद क्या होगा हमारा? ए। तो देखो, मादा बत्तख ने डरी और बच्चों को बोली जल्दी लेक की ओर भागो, तो बच्चे क्या करेंगे? कहाँ है? सी। द डकलिंग्स हरीड टुवर्ड्स द लेक। मैंने कहा ना कि जो मादा बत्तख के जो बच्चे थे वो लेक की तरफ भागे। क्यों भागे? यहां दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन दिया, उसको यहां फॉलो किया, तो यहां पे हो गया सी। तो क्या हुआ? डकलिंग्स लेक की तरफ भागे और जो मादा बत्तख है वो क्या की? वॉक बैक एंड फोर्थ ड्रैगिंग वन विंग ऑन द ग्राउंड। अब मादा बत्तख ने क्या किया? अपने पंख को जमीन में घसटा के कभी आगे जाती कहीं पीछे आती, मतलब लंगड़ने का वो नाटक कर रही थी इस तरह से, ताकि फॉक्स का ध्यान किस पे आ जाए? बत्तख पे। अब बच्चे सुरक्षित बच जाए। क्या लिखा है? ड्रैग ना, ड्रैगिंग वन विंग ऑन द ग्राउंड, माने एक पंख को जमीन पे घसट रही है और आगे पीछे चल रही है। ऐसा करने पे क्या हुआ? When the fox saw her, हर माने मादा बत्तख, जब फॉक्स ने मादा बत्तख को देखा बहुत खुश हो गया और वो सोचा द मदर डक वाज हर्ट, मादा बत्तख को चोट लगी है तभी तो उसके पंख घसीट रहा है और वो उड़ नहीं सकती, एंड दैट ही कुड इजीली कैच एंड ईट है, उसे आसानी से पकड़ के खा सकता है। तो यहाँ पे हो गया एफ नंबर। तो ये यहाँ पे वो बहुत खुश था। खुश होने के बाद क्या हुआ? बी। द मदर डक, हाँ, रेन, मादा बत्तख भागी, लीडिंग द फॉक्स अवे फ्रॉम द लेक, लोमड़ी को झील से दूर ले गई। एंड एज सून एज द फॉक्स केम वेरी क्लोज, जैसे ही वो उसके नजदीक आया, द मदर डक क्विकली स्प्रेड हर विंग्स एंड
रोज अप इन द एयर, जल्दी से अपने पंख फैलाई और हवा में उड़ गई। हाँ, मतलब उसको सख्त बेवकूफ बनाया उसको, ठीक है। और इस कारण से लोमड़ी क्या हुआ, द फॉक्स स्टेयर्ड, घूरता रह गया इन डिसबिलीव, उसको यकीन नहीं हो रहा था कि मदर डक पे और उसके डकलिंग पे आप वो, क्योंकि वो दोनों पे नहीं, दोनों जो है बच्चों तक नहीं पहुंच सकता, मादा बत्तख तक नहीं पहुंच सकता, अभी तक उनके सारे बच्चे झील के बीचों बीच पहुंच चुके थे। इस बात पे उसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हो गया मेरे साथ, ठीक है, कांड हो गया उसके साथ। तो ये हो गया ई नंबर। जब ऐसा अरेंजमेंट करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 6 नंबर। मुझे लगता है सफिशिएंट एग्जांपल दिया मैंने आपको, 4 हमने क्वेश्चन लिए, ठीक है, और चारों क्वेश्चन में आपने देखा 3 मैंने लिया फैक्चुअल बेस, ये लिया मैंने स्टोरी बेस, और आपको समझ में आया किस तरह से पैराजंबल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये है एसएससी टाइप, ठीक है। देखो, एक नंबर, एक टॉपिक सेंटेंस तुमको 1 नंबर पे दे दिया है, और लास्ट वाला भी तुमको लास्ट में दे दिया है, बीच का तुमको PQRS 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 अरेंज करना है, दिया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट्स, भारत का संविधान यह अधिकार देता है, यह कहता है, क्या अधिकार देता है खोजना पड़ेगा। तो हमारे पास है PQRS, प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट कन्विंस द पीपल दैट देयर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एज द अ पार्टी सीकिंग पावर, वेलफेयर विल प्रमोट। क्या होगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया मैंडेट्स, मैंडेट करता है क्या, द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों का कल्याण। अगर आप ढूंढ लेते हो कि पहला कौन होगा, आर, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, और इन दोनों में भी या तो आरपी होगा नहीं तो आरक्यू। तो आपको ये देखना है कि पी सेट हो रहा है या फिर क्यू सेट हो रहा है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल as the primary duty of the government, and a party seeking power must convince the people that their welfare will be promoted। आंसर कौन होगा, तो देखा आपने बैंक और एसएससी में क्या डिफरेंस है। ये समहाउ सिर्फ एक सेंटेंस है, और जो बैंक वाला है वो क्या है, पूरा एक तो पैराग्राफ है। तो जो इंटेंसिटी है, जो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है। बैंक वाला मॉडरेट टू हाई जाता है, और एसएससी वाला इजी टू मॉडरेट जाता है, ठीक है। हाँ, एसएससी वाले में ग्रामर हेल्प करेगा, कंजंक्शन हेल्प करेगा, ऐड डिलीट करने में तुमको काफी हेल्प करेगा। ये देखो आराम से, द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इन फेवर ऑफ, कह रहा है द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इन फेवर ऑफ, अगर ये ऑफ है तो ऑफ के बाद हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए। किसके फेवर में स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बेसिस हो नहीं सकता, बेसिस ऑफ, यहां बोला है कि इन फेवर ऑफ जस्टिस इज डन, नहीं हो सकता, सेंटेंस नहीं मिल रहा है, इक्वल नाउन नहीं है, क्या होगा, डेमोक्रेसी। द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इन फेवर ऑफ व्हाट, इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, क्या इज दैट, कि हर कोई, यानी एस होगा, अगर एस होगा तो पी नहीं होगा, क्यू नहीं होगा, आर नहीं होगा, क्यू नहीं होगा, और आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एस तो होगा ही, एस तो होगा ही, तो पी नहीं होगा, क्यू नहीं होगा, आर नहीं होगा, क्यू नहीं होगा। मेरा आंसर हो गया। अब मुझे पी क्यू आर पे माथा खाने का जरूरत नहीं, जो समय बच गया आगे लगाओ, क्योंकि इतना प्रैक्टिस तो करके एग्जाम में गए होगे ना। फिर भी देख लेते हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ एंड जस्टिस, लॉ एंड जस्टिस ना, लॉ एंड जस्टिस इज डन ऑन द, अब ऑन द के बाद हमें क्या लगता है, ऑन द बेसिस, कॉमन सेंस, और बेसिस लगेगा तो क्या लगेगा, ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट rather than on religion, caste or status।
तो अगर सारे अलग अलग हैं तो सिर्फ एक ढूंढ लो, आंसर मारो, निकल जाएगा। जब हम लोग सीजीएल देते थे उस समय हमारे मेंस की परीक्षा में इंग्लिश में ये आता था 25 क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव 25, नरेशन 25, एरा फाइंडिंग 25, सिनोनिम एंटोनिम 25 25 50, 200 क्वेश्चन आता था। ठीक है, मेरा बिगिनिंग था उस समय, तो उस समय मुझे मिला था आउट ऑफ 200 168। ठीक है, कौन? हाँ, तो कहाँ का क्वेश्चन लेंगे? सीजीएल का तो क्वेश्चन दे रहे हैं, वो बैंक का दी है, ये तुम्हारा सीजीएल का है, प्रीलिम्स का मेंस का दोनों का कंपलसरी टॉपिक है। एक बात बताओ, इफ द गवर्नमेंट वांट्स व्हाट, तो हमें एक यहां पे चाहिए टू प्लस मेन वर्ब, तो क्या होगा? वांट्स टू चेंज द रूल्स ऑफ, तो क्यू नंबर तो होगा, तो पी नहीं होगा, एस नहीं होगा, आर नहीं होगा, या तो क्यू आर होगा या फिर क्यू एस होगा। तो इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू चेंज द रूल्स ऑफ, क्या है? रूल्स ऑफ, अगर ऑफ है, ऑफ रूल किसका, तो दिस इज अ पॉजिटिव केस, और अगर पॉजिटिव केस तो आगे क्या होगा? नाउन चाहिए, नाउन कौन है? द गेम। तो यहां हो जाएगा क्या? क्यूएस ना, ये नहीं होगा। यानी इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू चेंज द रूल्स ऑफ द गेम, इट शुड अलाउ न्यू एंट्रेंट, नए लोगों को आने दीजिए, एंड द गेम इट शुड अलाउ, यही है ना? नहीं सॉरी, आर, एंड मेक श्योर दैट देयर इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड। ये हो जाएगा आंसर। इसमें तुम लोग का ब्रेन इजी फील कर रहा है ना, है कि नहीं? हाँ, जिस चीज में इंटरेस्ट आ जाता है वो ब्रेन आपको ऑटोमेटिक आंसर दे देगा, और जिस चीज में जाना चाहते हो वो आसान नहीं है, वहां ब्रेन तुमको तकलीफ देगा। तो ब्रेन को समझाओ कि ये करना होगा। तो इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन बैंक, एंड इफ यू फील सम चैलेंजिंग पार्ट इन सम टॉपिक्स, ट्रेन योर ब्रेन कि भैया इसमें तुम इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दो। जैसे ही वो इंटरेस्ट लेगा तुमको मजा आएगा, दैट मींस स्टार्ट लविंग द थिंग्स। Only in that way you can easily solve the question, otherwise there is no other way. The latest move, जो नया कदम, जो अभी एकदम रिसेंट जो कदम उठाया गया, आपने मूव लिया है ना? क्यों लिया है? तो टू प्लस वर्ब चाहिए, अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? द लेटेस्ट मूव फॉर व्हाट? टू रिजर्व वन थर्ड ऑफ, टू रिजर्व वन थर्ड ऑफ व्हाट? वन थर्ड ऑफ, यस। देखो, अगर आप किसी चीज का वन थर्ड रिजर्व कर रहे हो तो ऑफ के बाद वो चीज का नाम चाहिए, और रिजर्व कर रहे हो तो इतना बात तो समझ में आ रहा है कि पक्का कुछ ना कुछ सीट्स होगा, इसलिए क्या होगा? एस, यानी क्या होगा? क्यू एस। क्यू ई होगा तो एस नहीं होगा, एस नहीं होगा, पी नहीं होगा, एस नहीं होगा, क्या होगा? ये होगा। सो द लेटेस्ट मूव टू रिजर्व वन थर्ड ऑफ द इलेक्ट्रल सीट्स फॉर हुम? फॉर वुमेन इज बीइंग अपोज्ड। कैसे अपोज किया गया? ये ईडीएम है, टूथ एंड नेल, जी जान लगा के लोगों ने महिलाओं के आरक्षण बिल को विरोध किया। बाई किसके द्वारा? एजेंट कौन है? सम पॉलिटिकल पार्टी। बाई लगाओगे तो बाई के बाद एक एजेंट चाहिए, किसके द्वारा किया गया? सम पॉलिटिकल पार्टीज। देखो, वन ऑफ लगा है ना, मैंने बताया था जब वन ऑफ लगाते हैं तो ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो आता है प्लूरल। यहां पे दिया है परनीशियस, ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। अभी तक नाउन नहीं आया है, नाउन चाहिए प्लूरल में, मतलब वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द गर्ल्स, है ना? लड़कियां बहुत है, एक की बात कर, लड़के बहुत है, एक की। वन ऑफ द स्कूल्स, स्कूल्स बहुत है, एक की बात कर रहे हैं। लेकिन नाउन देने से पहले इन लोगों ने नाउन के बारे में कुछ गुण बताया, एडजेक्टिव। तो वन ऑफ द मोस्ट परनीशियस एंड
Reactionary feudal survivals. This is noun. Which noun? Plural. So, one of the most pernicious and reactionary feudal survivals, यानी कि R, तो P नहीं होगा, S नहीं होगा, P नहीं होगा, Q नहीं होगा, आंसर. So, one of the most pernicious and reactionary feudal survivals sanctified by some ancient scriptures is that of the system of caste hierarchy, exploitation and oppression. तो देखो ये थोड़ा सा फैक्चुअल बेस्ड हुआ कि नहीं हुआ, है ना? और इसमें जो कुछ वर्ड्स हैं, आपको नहीं लगता कि इन वर्ड्स को पढ़ने की जरूरत है? सैंक्टिफाइड, फ्यूडल, स्क्रिप्चर्स, पर्निशियस, है कि नहीं? एक्सप्लोटेशन, ऑपरेशन, इसमें क्या था? आप सोचो, दो लोग बैठे हैं जिनको इन 6 वर्ड्स के मीनिंग पता है और एक लड़का बैठा है जिसको 6 वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता है. तो किसको तकलीफ कम होगी? जिसको पता है. दैट इज वोकैब. लेकिन अगर आपने टॉपिक सेंटेंस ढूंढ लिया, सेकंड सेंटेंस फर्स्ट दिया हुआ है, तो आपका आंसर मिल जाएगा. ये सारे एग्जाम से क्वेश्चन लिया हूं, प्रैक्टिस नहीं लिया हूं. खत्म. So this is all about parajumble sentence of both the banking sector and for the SSC, CGL, CHSL, MTS, SI, CPO and other railway exams. तो I think concept clear हो गया होगा. इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, ऐसा टॉपिक है, इस पे आपको ढेरों क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा in order to increase the level of your maturity and also try working hard on the vocab section. Thank you.